Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके सो दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट क्लास जिसमें हम लोग बस दो डॉक्ट्रिन जो है प्रॉमिसरी स्टॉपेल और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस है, इसको कवर अप करेंगे और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस है उसको हम लोग देखेंगे और इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों डॉक्ट्रिन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल एज वेल एज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये दोनों जो है प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल का जो स्टेट से एक्सपेक्टेशन है या स्टेट ने जो प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रॉमिस किया है, ठीक है, और उसको पूरा नहीं कर रहा है या इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन अगर स्टेट पूरा नहीं कर रहा है, तो उन दोनों ग्राउंड पर उस पर्टिकुलर एक्ट का जुडिशियल रिव्यू करने का पावर ये दोनों डॉक्ट्राइन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है कि प्रॉमिसरी स्टॉपेल भी एक ग्राउंड है जिसके तहत आप जो है किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब लाइक गवर्नमेंट के एक्ट को, एक्शन को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी आपका एक डॉक्ट्राइन है जो कि आपको ये प्रोवाइड करता है। दोनों बहुत हद तक आपको सिमिलर लगेगा बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि हम लोग आगे चल के अभी समझेंगे। तो सबसे पहले आइए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल पे। तो देखिए आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल, अब यहाँ पे वर्ड है स्टॉपेल, तो स्टॉपेल का डॉक्ट्रिन तो सभी को पता होगा। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी एक पर्सन ने दूसरे के सामने कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, इफ अ पर्सन, अगर कोई एक रिप्रेजेंटेशन किसी और के सामने देता है और सामने वाला उसके बात पर भरोसा करके कोई एक्ट करता है, अपने पोजीशन को अल्टर करता है, तो वहां पे स्टॉपेल लग जाता है कि आप अपने बात से मुकर नहीं सकते। यही डॉक्ट्रिन है जो हम लोग एविडेंस लॉ के अंदर किस सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन 115 में देखते हैं। ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल किस केस में आया था? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल, एनीवन? पिकार्ड वर्सेस हाँ, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के केस में आपको डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल बेसिकली आया था। ठीक है, तो आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल है उसी से रिलेटेड आपका प्रॉमिसरी स्टॉपेल भी है। ठीक है, बस दोनों में लेकिन डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल का भी ओरिजिन वही स्टॉपेल वाले कॉन्सेप्ट से आता है कि अगर आपने किसी को कोई भरोसा दे दिया है तो फिर आप उससे मुकरिए नहीं, बट दोनों में थोड़ा सब्सटैंशियल डिफरेंस है जिसको कि हम लोग आगे अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये भी डॉक्ट्राइन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल, ये किसी स्टैट्यूट में दिया हुआ नहीं है, किसी लॉ बुक में आपको नहीं दिया गया है, ये इक्विटी पे बेस्ड है। ये एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है। इक्विटेबल प्रिंसिपल यानी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पे ये बेसिकली बेस्ड है। इसको बेसिकली कोर्ट्स ने इवॉल्व किया है। दिस डॉक्ट्रिन हैज बेसिकली बीन इवॉल्व्ड बाय होम? दिस डॉक्ट्रिन हैज बीन इवॉल्व्ड बाय कोर्ट्स, राइट? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल किस पे बेस्ड है? ये आपका इक्विटी पे बेस्ड है। और ये भी आपको क्या बताता है? वही जो आपको जैसे स्टॉपेल में होता है कि कोई भी पर्सन को आप कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो आपकी बात मानकर अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो वहां स्टॉपेल अप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी ये डॉक्ट्रिन क्या करता है कि इट स्टॉप्स द प्रॉमिसर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज प्रॉमिस इन केस while acting on the promise of the promiser the promisee alter his or her position। ठीक है, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कोई प्रॉमिस करता है, ठीक है, कोई प्रॉमिस करता है और फिर सामने वाला उसके मान लो कोई बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर लैंड का ओनर हूं, ठीक है, तुम्हें अगर इस लैंड को परचेस करना है तो ठीक है, तुम गवर्नमेंट तुम बैंक से लोन रेज करो और मुझे जो है इतना पेमेंट एडवांस में कर दो। वो लोन रेज करने जाता है तो वो क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को अल्टर कर रहा है किसी के झूठे प्रॉमिस पे। तो वहां पे क्या, उसके ऊपर वो जो है प्रॉमिसरी स्टॉपेल आपको लग जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन स्टॉप किसको करता है? बेसिकली प्रॉमिसर को करता है टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज प्रॉमिस इन केस व्हाइल एक्टिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी हैज ऑल्टर्ड हिज पोजीशन। और जितने भी इक्विटेबल रेमेडीज होते हैं उसका नेचर क्या होता है?
जितने भी आपके इक्विटेबल रेमेडीज होते हैं, जैसे आप लोग आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही कंप्लीट किए हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कौन सा इक्विटेबल रेमेडी है आपका? इंजंक्शन का इक्विटेबल रेमेडी है ना? ठीक है, फिर अभी हम लोग देखें ये प्रोमिसरी स्टॉपेल जो है, ये भी एक इक्विटेबल रेमेडी है। तो ये जो भी इक्विटेबल रेमेडीज होती है, इसका नेचर क्या होता है, कोई बता सकता है? इक्विटेबल रेमेडीज का क्या नेचर होता है, मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशनरी होता है सर। डिस्क्रिशनरी होता है ना? कि जितन जो भी आपका डॉक्टर, तो ये प्रोमिसरी स्टॉपेल भी है, ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में गए तो कोर्ट जो है आपकी बात को मान ही ले, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोमिसरी स्टॉपेल खुद जो है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड है ना? तो इसीलिए वहां पे वो कोई भी इक्विटेबल रेमेडी जो होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। अगर कोर्ट को वहां प्रॉपर लगता है तो आपको रेमेडी देगा, कोर्ट को अगर नहीं लगता है तो आपको रेमेडी नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल से रिलेटेड। अब इस डॉक्ट्राइन में एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये डॉक्ट्राइन जो है इसका ओरिजिन दोनों में है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है, ठीक है, और रूल ऑफ स्टॉपेल में भी है। दोनों से बेस्ड कर रहा है प्रॉमिसरी स्टॉपेल, किसी को आप प्रॉमिस किए, है ना, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई प्रॉमिसर है, आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और रूल ऑफ स्टॉपेल, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल बन जाता है। बट प्रॉमिसरी स्टॉपेल सेपरेटली ना केवल कॉन्ट्रैक्ट के डोमेन में फॉल करता है, ना स्टॉपेल के डोमेन में फॉल करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कंसिडरेशन, प्रॉमिसरी स्टॉपेल में कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉपेल में आपको रिप्रेजेंटेशन करना, यहां पे आपको क्या है, प्रॉमिसरी स्टॉपेल में बस प्रॉमिस अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है, तो आप पे वहां पे प्रॉमिसरी स्टॉपेल लग जाएगा। जबकि स्टॉपेल क्या है, एग्जिस्टिंग फैक्ट को लेकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये इस बात को समझिए फिर से, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो प्रॉमिसरी स्टॉपेल है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल, इसका ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और रूल ऑफ स्टॉपेल से आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिसर की तरह होते हैं, एक पर्सन प्रॉमिस करता है दूसरे को, ठीक है। बट यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, प्रॉमिसरी स्टॉपेल में क्या एब्सेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, कंसिडरेशन का, इसीलिए इसको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डोमेन में भी नहीं देखते हैं। फिर ये स्टॉपेल से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, बट स्टॉपेल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग फैक्ट को लेके रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या, कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट को लेके रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे किसी फ्यूचर फैक्ट को लेके रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, यहाँ पे किसी फ्यूचर प्रॉमिस को किया जा रहा है। तो इसीलिए प्रॉमिसरी स्टॉपेल दोनों से कुछ कुछ एलिमेंट्स डिराइव करता है, बट वो स्पेसिफिकली दोनों में से किसी के भी डोमेन में नहीं फॉल करता है। इट नीदर कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ईदर इन इट्स प्रॉपर सेंस। ठीक है, ये समझ गए? तो ये देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझे आप लोग कि ये प्रॉमिसरी स्टॉपेल आखिर भाई होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डॉक्ट्राइन इवॉल्व कब हुआ, कहां से हुआ आपका। ठीक है, ये तो यूके में ही पहले ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ था, इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया गया था कलेक्टर ऑफ बॉम्बे वर्सेज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में। देखो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, प्रॉमिसरी स्टॉपेल का डॉक्ट्राइन इस केस में स्टैब्लिश नहीं हुआ, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉमिसरी स्टॉपेल वर्ड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलेक्टर ऑफ बॉम्बे वर्सेज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस। इस डॉक्ट्राइन को स्टैब्लिश किया गया था किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एंग्लो अफगान एजेंसी के केस में। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एंग्लो अफगान एजेंसीज केस। इस केस में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या बताया कि जो भी वुलन एक्सपोर्ट, वुलन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अफगानिस्तान में करेगा उसको कुछ कंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया जिसके अकॉर्डिंग जो भी वुलन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अफगानिस्तान में करेगा उसको कुछ हम कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, टैक्स रिबेट देंगे, कंसेशन देंगे, है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा आपके प्रोडक्ट का, तो कंसेशन प्रोवाइड करेंगे। बट बाद में क्या होता है,
कंसेशन जितना बोला गया था उतना कंसेशन नहीं प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने पार्शियली कंसेशन प्रोवाइड किया। मान लो कि कंसेशन उसने बोला था कि हम 200 रुपए का कंसेशन देंगे, उसने 100 रुपए का ही कंसेशन दिया। तो अब देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर निकाला तो जितने भी ट्रेडर्स थे उसने उस गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस था कि वो कंसेशन देगा, उसी पर एक्ट करके ये सारे ट्रेडर्स जो है वुलन एक्सपोर्ट अपना स्टार्ट किए। नहीं तो ये लोग नहीं करते, अगर गवर्नमेंट का प्रॉमिस इन्हें नहीं रहता तो ये लोग नहीं करते, दे वर नॉट इन द मूड टू डू दैट। बट ये केवल गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे रिलाई होके कर रहे थे और ना ही कि किसी और तरीके से। सो दैट इज वाई जब गवर्नमेंट ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो कोर्ट ने यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉमिस करती है और उस प्रॉमिस के आधार पर अगर कोई पर्सन अपना पोजीशन चेंज करता है, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, वुलन एक्सपोर्ट अफगानिस्तान करके क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं अपने पोजीशन को गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे, और फिर गवर्नमेंट अगर अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है तो वहां पे गवर्नमेंट विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो। गवर्नमेंट के ऊपर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का प्रिंसिपल आपको लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक और लैंडमार्क केस है प्रॉमिसरी स्टॉपल से रिलेटेड, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, यहां पे लिखा हुआ नहीं होगा, आप नोट कर लीजिएगा, कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का हवाला देके गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकती है। ठीक है, यहां पे एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी ऐसी थी, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का हवाला देके गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से नहीं मुकर सकती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स में हो सकता है ये नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस केस में हुआ क्या था, इस केस में गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया था कि जो भी लोग जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे लाइक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट में, वनस्पति प्लांट में यूपी स्टेट में, उन लोगों को 3 साल तक सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उन लोगों को सेल्स टैक्स देना ही नहीं होगा। ठीक है, कि जो भी लोग वनस्पति प्लांट जो है स्टैब्लिश करेंगे, अब प्लांट मतलब वो घर वाला पौधा नहीं, ठीक है, वनस्पति प्लांट स्टैब्लिश करेंगे स्टेट ऑफ यूपी में, उनको 3 इयर्स तक सेल्स टैक्स नहीं देना होगा। दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द सेल्स टैक्स। बट गवर्नमेंट ने अपने इस प्रॉमिस को फिर रिवोक कर लिया। गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। कितने लोगों ने अपना सारा पैसा लगा के प्लांट स्टैब्लिश कर दिया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उन्हें 3 साल तक सेल्स टैक्स ही नहीं देना है। अब गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से मुकर जाएगी तो फिर उन लोगों का क्या होगा, वो तो दिवालिया हो जाएंगे, वो तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने यहाँ बोला कि नहीं, यहाँ एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी थी, हम सेल्स टैक्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफी आ गया है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन काफी आ गया है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी है जिस कारण से हम लोग अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि आप एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का हवाला देके आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू सो, है ना, कि आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हैं। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, काफी लैंडमार्क केस है, इसको ध्यान में रखना। जस्टिस भागवती इसमें ये थे, इन्होंने ही इस जजमेंट को लिखा था। ओके, तो ये आपका कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट केसेस इससे रिलेटेड था। अब इंग्रेडिएंट्स क्या निकल के आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल का आपका इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या क्या निकल के आता है, तो अभी हम लोग देखें 3 इंग्रेडिएंट, वही स्टॉपेल वाला जो इंग्रेडिएंट है वही वैसा ही यहाँ रहता है। यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन बाई अ पर्सन टू अनदर, है ना, रिप्रेजेंटेशन बाई पर्सन टू अनदर एज टू फ्यूचर प्रॉमिस। ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड किसी प्रॉमिस किसी ने किया है एक पर्सन को, द अदर मस्ट हैव एक्टेड अपॉन द सेड रिप्रेजेंटेशन। अब मान के चलो कि आज जो है गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कि हम 3 साल तक सेल्स टैक्स नहीं देंगे, और एक दिन पहले ही किसी ने वैसा ही लाइक गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कि ऐसी फैक्ट्री जो XYZ तरह की जो फैक्ट्री होंगी, इन ये लोग स्टैब्लिश होगी तो 3 तारीख तक सेल्स टैक्स नहीं देंगे। अब उससे पहले जो फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है वो उस एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि उन लोगों ने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट नहीं किया, वो पहले से ही वो स्टैब्लिश्ड थे। ठीक है, तो जो दूसरा पर्सन है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद द एक्शन शुड हैव बीन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। उसको ये भी प्रूव करना है कि उसको लॉस या इंजरी हुई है, कि गवर्नमेंट के मुकर जाने से उसको कुछ लॉस या इंजरी हुआ है।
अगर लॉस या इंजरी नहीं हुआ है तो फिर आप प्रॉमिसरी स्टॉपेल का डॉक्ट्राइन आप इन्वोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल क्या है, क्या ये स्वॉर्ड है या सील्ड है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल एक्ट्स ओनली एज अ सील्ड एंड नॉट एज स्वॉर्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है हमको? आप स्टॉपेल के भी कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ते होंगे कि स्टॉपेल एक्ट्स लाइक अ सील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड। व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? एनीवन? Sir, it means that हाँ बोलिए। hello. हाँ बोलिए। Yes, sir. So it means that it can only be used to protect oneself. Whether sir, we have also seen it under that section 43, I guess, where it was said that be it as a plaintiff or as a defendant, no matter what will be the person, but the doctrine will only be used to protect oneself. It will not be used as to put somebody behind the bar or put somebody in the discourse of a situation where the other person's other person will be put to corner, but only used as a only used to protect oneself. ओके, देखो डॉक्टर प्रॉमिसरी स्टॉपेल एक्ट्स ओनली एज अ सील्ड का मतलब क्या है कि इसको बस आप डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं, इसको आप स्वॉर्ड की तरह नहीं, एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बना के, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सूट नहीं फाइल कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर प्रॉमिसरी स्टॉपेल एक्ट्स ओनली एज अ सील्ड, तो यानी आप बस अपने डिफेंस में यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस की थी, पूरा नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट से वो प्रॉमिस आप पूरा करवाएं, ना ही कि स्वॉर्ड की तरह कि अब आपको एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन मिल गया कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो जो भी ऑफिसर है उसको आप जो है आप पनिश करिए। ऐसा आप नहीं कर सकते, आप वो प्रॉमिस पूरा करवाने के लिए बस यूज करेंगे, ना ही कि आप वहां पर उसको एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बना के किसी को पनिश कराने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और ये किस केस में ये बताया, क्लैरिफाई किया गया था, तो ये भी मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स केस, मोतीलाल पदमपत वाला जो केस था जो हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे, उसी में जस्टिस भगवती ने ये ऑब्जर्व किया था कि इसको केवल और केवल आप कैसे यूज करेंगे, ओनली एज अ सील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टॉपेल को अगर आप यूज करेंगे एज अ स्वॉर्ड, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बना के आप सूट फाइल करने के लिए अगर आप यूज करेंगे, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिटिगेशन का फ्लड गेट खुल जाएगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिटिगेशन होने लगेंगे। सो इट विल ओनली बी यूज्ड एज अ सील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग देख लिए कि प्रॉमिसरी स्टॉपेल होता क्या है, किस केस से ये इवॉल्व हुआ है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। अब देखो, अब कुछ सिचुएशन होता है जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब वो कौन से सिचुएशंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला सर्कमस्टेंस जो है कि कोई भी प्रॉमिस अगर किसी ने किया है विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, प्रॉमिस विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉमिस विच हैज बीन डन बाय आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉमिस करेगा, तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट यानी कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई ऑफिसर कोई प्रॉमिस करता है, कोई स्कीम लॉन्च होता है तो कोई मिनिस्टर लॉन्च कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट तो कोई ऐसा कोई एंटिटी नहीं है ना जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी ऑफिसर अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, अगर वो अपने अथॉरिटी के स्कोप से बाहर जाकर कोई प्रॉमिस करता है तो उससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रॉमिसरी स्टॉपेल नहीं अप्लाई हो सकता। सिमिलरली अगर कोई प्रॉमिस कॉन्ट्ररी टू लॉ किया जाता है तो वहां पर भी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल बेसिकली आपका अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं उसको देख लीजिए कि प्रॉमिस विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द पावर। कसिंक ट्रेडिंग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये लेट डाउन किया गया था कि डॉक्ट्रिन को हम यूज नहीं कर सकते हैं
करके प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि प्रॉमिस दोज फॉर दोज प्रोमिसेस व्हिच आर कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड आउटसाइड द अथॉरिटी और पावर ऑफ द ऑफिसर, आप इस डॉक्ट्राइन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इज दिस क्लियर? और एक सिचुएशन होता है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल को आप यूज नहीं कर सकते, जहां पे भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। अगर मान के चलो कोई प्रॉमिस कर दिया गया था, बट उस प्रॉमिस को पूरा करने में क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने मान के चलिए आपने प्रॉमिस कर दिया कि हम जो है यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरिया में हम जो है ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराएंगे। अब उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कराने में उस तरह के जितने भी शॉप्स थे, छोटे मोटे शॉप्स थे, छोटे छोटे, उन सबको तोड़ना पड़ता। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व हो जा रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा प्रिवेल करता है प्रॉमिसरी स्टॉपेल पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट जहां इन्वॉल्व होगा तो प्रॉमिसरी स्टॉपेल का वो एक्सेप्शन हो जाएगा, मतलब वहां पे आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। इससे रिलेटेड दो केस याद रखिएगा, श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इन केस देयर इज अ सुपरवीनिंग पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट वुड बी अलाउड टू चेंज इट्स स्टैंड एंड इट वुड बी एबल टू विथड्रॉ फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय इट, और इवन इफ जो भी रिप्रेजेंटेशन उसने किया है उससे भले किसी को नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो, उसको अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रॉमिस वापस लेने का अधिकार है, क्योंकि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, वहां पे इस केस में बोला गया कि आप जो है प्रॉमिसरी स्टॉपेल यूज करके गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एसटीओ वर्सेस श्री दुर्गा ऑयल मिल्स केस में भी गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था अपने रिप्रेजेंटेशन से वापस लेने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और कोर्ट ने यहां पे भी बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट ओवरराइड एनी कंसिडरेशन ऑफ प्राइवेट लॉस और गेन, कि किसी को भले कुछ भी प्राइवेट लॉस हो रहा हो, ठीक है, कुछ लोगों को, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट अगर वहां अफेक्ट हो रहा है तो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट जो है आपका प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, एनीबॉडी? प्रॉमिसरी स्टॉपेल में आपको इतनी ही चीजें ध्यान में रखनी है, और कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो ये सब आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये 4-5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रॉमिसरी स्टॉपेल से रिलेटेड। तो एक्चुअली मैंने जो बताया था आप, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। केस में बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का हवाला देके आप प्रॉमिसरी स्टॉपेल को, मतलब कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का हवाला देके आप जो है अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हैं। किस केस से बताया गया था? मोतीलाल 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 पद्मपत। पदमपत। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला जो केस है, एक मैं हायरार्की आप लोग को समझा रहा हूँ। जीतराम शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस में मोतीलाल पदमपत के बाद ये केस डिसाइड हुआ था। तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि नहीं, मोतीलाल पदमपत में जो बात बोली गई वो सही नहीं है, मतलब बाकी सारी चीजें मोतीलाल पदमपत की बात मानी गई, बट यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी है तो वहां पे गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस से वापस हट जाने का मौका मिलना चाहिए। ये जीतराम शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हुआ। तो पहले आया आपका कौन सा, मोतीलाल वाला केस, फिर ये आया, और इसके बाद फिर आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोदफ्रे फिलिप्स लिमिटेड केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो मोतीलाल में बात की गई थी उसी को फिर से रीस्टोर कर दिया और कहा कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का एक्सक्यूज गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। तो ये मेंस में कभी आप आंसर लिख रहे हैं तो आप इस तरीके, आपको हेल्प मिल सकता है इससे, कि मोतीलाल वाले केस में पहले बोला गया कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी का एक्सक्यूज नहीं दे सकते, जीतरा में बोला गया कि एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी है तो गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से पीछे मुड़ सकती है, बट फिर से मोतीलाल वाले ही स्टैंड को रीस्टोर कर दिया गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोदफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड केस में, ठीक है। और बाकी कोई केसेस आप लोग के पास टाइम रहे तो आप लोग उन सब केसेस को भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केसेस है। ओके, किसी को यहाँ तक डाउट? उसके बाद हम लोग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पे चलेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? ओके देन,
We will wait for 1 minute and then we'll start with legitimate expectation. Okay, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, तो हम लोग प्रोमिस टॉपिक देख लिए। अब आओ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पे। आप लोग में से कोई बताइए, एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? एनीबॉडी? नो आइडिया? देखो, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज किया जाता है अगर गवर्नमेंट आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर रही है तो। अब देखो, यहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को समझिए बस, इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, एक दो केस लॉ ही है जो याद करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अगर आपसे आपका कोई एक्सपेक्टेशन है, अब एक्सपेक्टेशन तो इंसान का कुछ भी हो सकता है, तो हर एक्सपेक्टेशन को तो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कंपेल नहीं की जा सकती, बट जो आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, उसको पूरा करने के लिए आप गवर्नमेंट को बाध्य कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं। अब कोई भी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कैसे बनता है? हाउ अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इज डेवलप अगेंस्ट गवर्नमेंट? क्या आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो अच्छा हो जाए, तो ये नहीं करे तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं? आखिर ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म कैसे होता है? हाउ इट इज फॉर्म्ड? एनीवन? ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का लिटरल मतलब क्या हुआ? कोई भी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो लेजिटिमेट नेचर का है, लॉफुल है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट से जो आपका एक्सपेक्टेशन है, अगर गवर्नमेंट उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रही है तो आप वहां पे जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं कोर्ट में। बट हाउ दैट एक्सपेक्टेशन इज क्रिएटेड? सर, कोई एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस होना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट हो और रेगुलर हो, चलता आ रहा हो। यस, वेरी गुड। कोई स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, वेरी नाइस। कि अगर कोई पहले से कोई प्रैक्टिस चला आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक्सप्रेस प्रॉमिस है, ठीक है। दो तरीके से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म हो सकता है। हाउ इट इज फॉर्म? दो तरीके से, स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस या एक्सप्रेस प्रॉमिस, ठीक है, कि कोई स्टैब्लिश प्रैक्टिस काफी टाइम से चला आ रहा है। अब जैसे मान के चलो, लाइक अगर स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि गवर्नमेंट जब भी आप रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो है वहां पे एडिशनल जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, काफी लंबे टाइम से ये प्रैक्टिस चला आ रहा है कि जब भी लोग रिटायर्ड होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट जो है उन लोगों को कुछ एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक जो भी हो, मतलब जिस जिस भी तरीके का, अभी हम लोग बस अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप रिटायर जब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रिटायर करता है एट द एज ऑफ 65 और 62 वट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको उनके सैलरी के हिसाब से सर्टेन परसेंटेज जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। अब अचानक से एक साल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट से ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन था, गवर्नमेंट से ये आपका एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन था जो कि गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया।
तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जो भी स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस या एक्सप्रेस प्रॉमिस से जो भी एक्सपेक्टेशन आपका डेवलप हुआ है, उससे आपका एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म हो जाता है, और वो अगर पूरा नहीं करती है गवर्नमेंट, तो फिर आप उसके लिए बिहाफ पे जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। कि इट मींस दैट अ पर्सन मे हैव अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग ट्रीटेड in a certain way by administrative authorities. Why? Because of some consistent practice in the past or express promise made by concerned authority. So legitimate expectation can be formed in two way: by consistent or established practice, और second by an express promise. ये दो तरीके से आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है फॉर्म आपका हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट को जो है आप लाइबल ठहरा सकते हैं अगर उसने आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया तो। अब ये देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एकदम नया ये डेवलप हुआ है स्टेट के अगेंस्ट, खास करके। पहले से प्राइवेट इंडिविजुअल के जो बीच डिस्प्यूट होता था तो उसमें तो कभी कभी इसको यूज किया जाता था, बट ये काफी लेटली डेवलप हुआ है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इंग्लिश केस में, स्मिड वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। स्टेट के अगेंस्ट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्मिड वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय लॉर्ड डेनिंग। याद रखना, प्रीलिम्स में हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज फर्स्ट यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट, इन विच केस स्मिड वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इस डॉक्ट्राइन के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो लेजिटिमेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल, इलॉजिकल या इनवैलिड, आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लें, अब ऐसा नहीं आप कर सकते, वो लेजिटिमेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको आंसर जब आप लिखिएगा तो उसमें आपको हेल्प मिल सकता है। जैसे मैंने बताया, दो तरीके से फॉर्म हो सकता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एक तो एक्सप्रेस प्रॉमिस और दूसरा क्या था? established practice. कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ, कंसिस्टेंट या एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। तो कंसिस्टेंट या एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या हुआ? कंसिस्टेंट या एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि मतलब जो ऑर्डिनरी वे में जो भी आपका प्रॉमिस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हुआ, वो मतलब लाइक ऑर्डिनरी नेचर का ऐसा होना चाहिए, मतलब फॉर्मल नेचर का होना चाहिए। कहने का मतलब है दिस एक्सप्रेस प्रॉमिस और दिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मस्ट बी ऑफ फॉर्मल नेचर, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि फॉर्मल नेचर का होने का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने मान लिया कोई स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम लॉन्च किया है, कोई पॉलिसी लाया है, तो ये सब क्या है? ये सब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को जन्म दे रहा है, ठीक है। बट वही अगर इलेक्शन के टाइम में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कोई प्रॉमिस किया है, इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो में कोई प्रॉमिस किया है, तो क्या वो एक एक्सप्रेस प्रॉमिस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के अंदर आएगा? वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेस प्रॉमिस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रहना चाहिए, इट मस्ट बी ऑफ फॉर्मल नेचर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, आंसर वगैरह फॉर्म करने में सबसे हेल्प मिलेगा कि वो फॉर्मल नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बेतुकी बातें कोई कर रहा है हमेशा, जैसे पॉलिटिशियन आए दिन करते रहते हैं, तो उससे आपका कोई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बन जाएगा और आप चले जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नहीं, वो फॉर्मल नेचर का होना चाहिए, गवर्नमेंट के गैजेट में आया हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशन में या सर्कुलर में आया हुआ होना चाहिए, कैबिनेट से साइंड होना चाहिए। मींस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म करने के लिए भी वहां पे फॉर्मेलिटी कुछ कुछ होती है, वो पूरी होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेस प्रॉमिस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपका फॉर्मल नेचर का होना चाहिए, इनफॉर्मल नेचर का नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके। उसके बाद इसको यूज क्यों करते हैं? तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आप इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये किस केस में आया था? फर्स्ट टाइम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इंडिया में किस केस में? वर्ल्ड ओवर तो आपको पता है स्मिड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बट इंडिया में ये फर्स्ट टाइम किस केस में अप्लाई हुआ था? स्टेट ऑफ केरला वर्सेज केजी माधवन पिल्लई,
in this particular case this doctrine was used for the very first time. ठीक है, इसमें कुछ प्रॉमिस किया गया था कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल खोलने के लिए मतलब, और साथ ही में जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लोगों को मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोमिसेस की गई थी, ठीक है, जिसको पूरा नहीं किया गया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये केस था। फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में यहाँ पे बस आपको रखना है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्राइन फर्स्ट टाइम इसी केस में आपको अप्लाई किया गया था। और एक और केस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मद्रास सिटी वाइन मर्चेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 3 सर्कमस्टेंसेस बताए कि वो सब अगर पूरा हो रहे हैं तभी आपका कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म होगा। जैसे पहला, अगर गवर्नमेंट का कोई एक्सप्लिसिट प्रॉमिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का कोई रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है होगा, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन या फिर वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस भी आप कह सकते हैं। साथ ही में वो जो प्रॉमिस या रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस and the existence of a consistent practice in the past which the person can reasonably expect to operate in the same way। अगर ये 3 कंडीशन है वहां पे, तो फिर वहां पे आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कि एक्सप्लिसिट प्रॉमिस है, फिर वो क्लियर और एम्बिगुअस होना चाहिए, और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मद्रास सिटी वाइन मर्चेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1992 का केस था, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में आप ये दोनों केस ही याद रखेंगे, दिस इज एनफ, ठीक है। इतने से आपका आंसर भी फॉर्म हो जाएगा, और प्रीलिम्स में भी आपको इधर से ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग स्टॉपेल पढ़ लिए, हम लोग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पढ़ लिए, दोनों का दोनों हम लोग डॉक्ट्रिन्स पढ़ लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग बताइए, कोई दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और स्टॉपेल के बीच का डिफरेंस क्या है? प्रॉमिसरी स्टॉपेल और एक तो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस वाला बात दोनों में अलग है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में ओके नहीं चलो ठीक है, मान लो प्रैक्टिस वाला बात अलग है, मान के चलो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो प्रॉमिस पे भी हो सकता है ना। तो अगर प्रॉमिस पे जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो रहा है, तो फिर वहां पे स्टॉपेल और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क रहा? सर स्टॉपेल में जो है हाँ, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कोई एक्ट किया जा रहा है, बट ऐसा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में नहीं है सर। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, एक तुमने बताया, एक और बताओ। एक डिफरेंस निकल गया हम लोग का कि वहां पे ऑल्टर किया जाता है पोजीशन को, ऑल्टरेशन ऑफ पोजीशन। ऑल्टरेशन ऑफ पोजीशन किसमें होता है? प्रॉमिसरी स्टॉपेल में। प्रॉमिसरी स्टॉपेल में क्या होता है, जिसको आप प्रॉमिस किया उसने अपने पोजीशन को ऑल्टर किया है, चेंज किया है, तभी वो प्रॉमिसरी स्टॉपेल अप्लाई करता है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में ऐसा होना नेसेसरी नहीं है। और एक और डिफरेंस है दोनों में, एक और डिफरेंस क्या है? प्रॉमिसरी स्टॉपेल में या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में, इन दोनों में किसमें इंजरी या लॉस प्रूव करना नेसेसरी होता है? प्रॉमिसरी स्टॉपेल में सर। यस, तो प्रॉमिसरी स्टॉपेल में इंजरी या लॉस जो हुआ है, अगर वो दोनों नहीं हुआ है तो फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इंजरी या लॉस आपका होना ही चाहिए, तभी आप प्रॉमिसरी स्टॉपेल को इन्वोक कर सकते हैं। बट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको इंजरी या लॉस हो तभी आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में यही आपका मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। कल जो है एक क्लास, बस एक ही क्लास होगा आपका इस पर, लॉ ऑफ इक्विटी पर, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विटी पे बस कल एक क्लास होगा, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, ठीक है, का जो भी स्टेटमेंट्स है लॉ ऑफ इक्विटी को लेके, फिर उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जितने भी इसके मैक्सिम्स हैं, इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विटी आपका कल होगा, ओके। और फिर एडमिन पे एक और केस लॉ बेस्ड क्लास हम लेंगे, मे बी लाइक परसों,
और ऑफलाइन क्लास अभी नहीं हो पा रहा है काफी दिन से बिकॉज आई एम नॉट वेल एनफ, तो आई होप कल से ऑफलाइन क्लास भी मैं ले सकूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो क्रैश कोर्स है उसमें वी विल स्टार्ट विद दिस ट्रस्ट लॉ, ये इक्विटी आपका हो जाएगा, तो ट्रस्ट और पार्टनरशिप और सोगा ये हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे कि ये आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, सो आज के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। एनीबडी? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.